हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 7th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 कवर करने वाले हैं, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कटिबंध के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। उष्ण कटिबंध किसको बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध किसको बोला जाता है, समशीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, ये सारी चीजों को पढ़ा था। आज हम उसी कटिबंध में जो पाए जाने वाले वनस्पति होते हैं और जो वन्य जीव होते हैं उसी को कवर करने वाले हैं आज। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये हमारा मोटिवेशन का कारण होता है। साथ में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको और किस तरीके के वीडियो चाहिए जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अगर इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हमारे सामने निकल करके आती है वो ये है कि उष्ण कटिबंध जो कटिबंध होंगी, जिस पृथ्वी की जो नेचर है, जो गर्मी के हिसाब से जिस तरीके से इसको बांटा गया है, वर्षा के हिसाब से जिस तरीके से उसको बांटा गया है, वहां पे वनस्पति भी भिन्न भिन्न तरीके की पाई जाएगी। सेम वही चीज यहाँ पर इस वीडियो को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने में होता है कि कुछ बच्चे अपने पिता के साथ कहीं घूमने के लिए जाते हैं और वो अलग अलग तरीके के प्राकृतिक चीजों को देखते हैं। तो उनमें थोड़ी सी जो है वो एक बोले कि झटक आती है कि क्या यहाँ पे कैसे इस तरीके के पौधे होते हैं। हमारे यहाँ तो आम, लीची, बरगद के पेड़ होते हैं, यहाँ पे बहुत शंकुधारी वन है, कहीं पे झाड़ियां है। क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसी चीज को समझाया गया है। लेकिन बातों बातों में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दे दिए गए हैं आपके लिए। तो गिरिपद जो जगह है वहां पे साल एवं सागवान के पेड़ आपको दिखाई देते हैं। तो अगर कभी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि गिरिपद वाले एरिया में किस तरीके के पौधे मिलते हैं और ऑप्शन आपको होगा, तो आप डायरेक्ट पहले इसका आंसर दे सकते हैं। तो एनसीईआरटी के हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बनता है, उसके लिए आप कंफर्म रहिए अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग देखें तो जो जो वहां पे एक पुष्प उनको दिखाई दिया था, जो एक फूल दिखाई दिया था, जिसको हम लोग रेड्रोडेड्रॉन बोलते हैं, रेडोडेड्रॉन। इसके फूल लाल लाल खिले होते हैं और ये उसी जगह पे पाए गए हुए थे, गिरिपद वाले एरिया में ही। रोहतांग में भी अलग तरीके का नेचर है, तो वहां पे आपको अगर देखेगा तो अलग तरीके की वनस्पति मिलेगी। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है, एक बहुत बड़ी खासियत है नेचर की कि जैसे ही ऊंचाई में परिवर्तन होता है तो वहां की जलवायु में परिवर्तन होगी, और जब जलवायु में परिवर्तन होगी तो वनस्पति में ऑलरेडी परिवर्तन होना ही है। क्योंकि ये चीज आप सिंपली ऐसे देख सकते हैं कि केसर, अगर आप केसर की बात करें, केसर आप ज्यादातर देखिएगा आपके जम्मू एंड कश्मीर में दिखाई देंगे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आपको बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के केसर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर बिहार वाले एरिया में आप आइएगा तो यहाँ पे केसर का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए जो नेचर होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। इस कारण से यहाँ केसर नहीं उपजते हैं। ये सारी बातें पहले यहाँ पे क्लियर की गई हुई है। लेकिन जो बेसिक चीजें यहाँ पे आती है निकल करके कि आमतौर पे ये जो वनस्पतियां होती है, इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हुए हैं। तो इसको एक्चुअली में हम लोग 3 भागों में बांट दिए हुए हैं। पहले वाले को हम लोग वन बोलते हैं। तो वन किसको बोला जाता है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, वो वन कहे जाते हैं। और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। तो अलग तरीके के वनों के प्रकार होते हैं, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन दूसरा जो जो हम वनस्पति को बांटे हुए हैं वो घास स्थल के रूप में आता है, और इसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी खासियत होती है। जो पंपा वगैरह टाइप की घासें होती हैं, इस टाइप की एक अलग खासियत होती है, वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा जो हम लोग बांटे हुए वनस्पति को, वो झाड़ियों के रूप में बांटे हुए हैं। और इन झाड़ियों से कभी आप देखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके के जो है आपके लिए वो दवाइयां और औषधि के रूप में बहुत चीजें मिलती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पतियों को यहाँ पे 3 भागों में बांट दिया गया हुआ है। अब जरा सा इसके ऊपर हम लोग देखेंगे तो उप ध्रुवीय प्रदेश में शंकुधारी वन, रेगिस्तान में अगर ध्रुव की आप बात कीजिएगा तो डायरेक्ट ध्रुव पे तो कोई चीज होना नहीं है। ध्रुव के आसपास वाले एरिया जो होते हैं यहाँ पे, इसमें शंकुधारी वन मिलते हैं, बहुत लंबे लंबे वन आपको दिखाई देंगे। बाकी अगर देखिएगा रेगिस्तान में कटीली झाड़ियां होती है, क्योंकि वहां का जो मौसम होता है काफी सूखा हुआ होता है और वहां पे हर एक पौधे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है बबूर के पेड़ देखने को मिल जाएंगे,
कैक्टस के पेड़ देखने को मिल जाएंगे क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है। अगर आर्द्र प्रदेशों की बात करें तो में घने जो है उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठवन, जहाँ पे आर्द्र क्षेत्र जो होता है वहां में जो छाल होती है वहां के पेड़ की वो बहुत मोटी होती है ना, तो वहां पे उस तरीके के वन मिलती है। तो ये प्रकृति के हिसाब से मीन्स कि ध्रुव के हिसाब से आपको बता दिया गया कि ये उष्णकटिबंध वाला एरिया है, यहाँ उपध्रुवीय वाला एरिया आएगा, और बाकी आर्द्र प्रदेशों वाले एरिया की बात यहाँ पे आपको इस तरीके से करके बता दी गई हुई है। अब हम लोग जो डीपली पढ़ने वाली चीज है उसके ऊपर आते हैं। ये तो बाकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अगर आप ब्राजील की बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार इतने विशाल मिलते हैं यहाँ पे ब्राजील में कि जो ब्राजील का एक्चुअली में टोपोग्राफी जो है वो उष्णकटिबंधीय एरिया वाला है, तो इस कारण से यहाँ पे जो पेड़ मिलते हैं वो इतने घने होते हैं और सदाबहार होते हैं कि अगर आप उसको देखिएगा तो फेफड़े की तरह दिखाई देते हैं, है ना। तो ये इसका एक अलग तरीके का नेचर होता है। तो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार में वन मिलते हैं। पहले तो एक चीज आपका ये क्लियर होगा कि ब्राजील में जो वन मिलते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसके पत्ते कभी गिरते नहीं है। तो उष्णकटिबंध में होता क्या है कि वर्षा यहाँ बहुत ज्यादा होती है। वर्षा जैसे बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे होता क्या है कि अब यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा नहीं, पेड़ अपने पत्ते गिराएंगे नहीं, और इस कारण से पत्ते सब दिन हरे रहते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है सदाबहार, है ना। तो ब्राजील में जो आपको पेड़ दिखेंगे वो सदाबहार दिखेंगे और इतने घने हो जाते हैं कि फेफड़े की तरह दिखाई देते हैं। अब जरा सा हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में अगर आते हैं यहाँ पे, तो एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो देखना होगा कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती है। और ये जो है घने वन भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के पास दिखाई देंगे आपको, क्योंकि एक्चुअली में नाम भी है उष्णकटिबंधीय, और ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। गर्म ये उष्णकटिबंध वाला एरिया गर्म होगा ही होगा, और जब गर्म जगह होगा तो यहाँ से वायु जो है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी, ठंडी वायु यहाँ प्रवेश करेगी, वर्षा होगी, और वर्षा जो होगी वो क्या होगी कि वर्षा होने के कारण यहाँ पे जो क्रिएचर होगा, जो यहाँ के जो जंतु होंगे वो भी विचित्र तरीके के होंगे, साथ में जो वने होंगी वो भी बहुत बड़ी बड़ी और सदाबहार होंगी। तो इसलिए इसको वर्षा वन भी बोला जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी बोला जाता है। तो ये हो गई बात यहाँ पे। बाकी अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो पेड़ होते हैं वो काष्ठ के, रोजबुज के और आबनूर, महोगनी आदि के पेड़ आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपको या फिर वर्षा वन में देखने को मिल जाएंगे। और सेम चीज मैंने जैसे आपको बोला कि जिस जगह पे वर्षा बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे क्रिएचर जो होगा यहाँ का वो विचित्र तरीके का होगा। सेम यहाँ पे आपको एनाकोंडा के साथ दिखाई देगा। एनाकोंडा भी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं और ये इतने बड़े होते हैं कि मगरमच्छ को भी खा सकते हैं। ये इतनी बड़ी सांप की एक प्रजाति होती है। बातें हो गई क्लियर यहाँ तक। थोड़ा सा और इसके ऊपर आएंगे हम लोग। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसको बोला जाता है? ये सारे वन के प्रकार हैं। हम लोगों ने तीन चीजों को देखा ना, वन हो गए, उसके बाद आपकी झाड़ियां हो गई, वन हो गए, झाड़ियां हो गई, और एक और चीज हम लोगों ने देखा था घास स्थल हो गए। तो इन तीनों चीजों को हम लोगों ने देखा है यहाँ पर। इसी तीन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। घास तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो वन के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसको बोला जाता है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये मानसूनी वन होते हैं। इसको इसलिए मानसून का मतलब ही होता है मौसम। तो मौसम के हिसाब से जहाँ की जलवायु चेंज होती है वो एरिया जो है ना वहां पे ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बातें हो गई क्लियर। ये जो वन होंगे ये भारत में भी पाए जाएंगे क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में इस तरीके के वन पाए जाते हैं। और यहाँ जो आपको वन देखने को मिलेंगे वो साल, सागवान, नीम एवं शीशम के पेड़ देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये मौसम परिवर्तन होने के कारण जो है इसके साथ साथ इस पेड़ में परिवर्तन होते रहता है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं हम लोग। बातें हो गई यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपको
यहाँ पे जो जीव जंतु देखने को मिलेंगे वो आपको बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर इत्यादि देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पे आपको जरा सा दिखा दिया गया हुआ है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की कुछ जो पिक्चर है जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं, साथ में आप भारत में रह रहे हैं तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी ही, वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। गोल्डन लंगूर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। शीतोष्ण सदाबहार वन किसको बोला जाता है? शीतोष्ण सदाबहार वन जो होता है वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होता है। मध्य अक्षांश की बात करता है ये, और उसके तटीय वाले भागों में, मतलब कि तट से, मतलब समुद्र तट से या फिर नदियों के तट के वाले एरिया में जो होता है ना, ये वन आपको यहाँ तटीय वन देखने को मिलेंगे। तो शीतोष्ण सदाबहार वन ये एक्चुअली में तटीय वन ही होते हैं। तो इसमें ये जो वन होते हैं ना, ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, उत्तर ब्राजील, इस जगहों पर पाई जाती है। और यहाँ पे बाज, चील, यहाँ पे जो है चीर, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है ना, ये एनी टाइम पानी के पास होती है और ये बहुत मुलायम पेड़ होते हैं, इसलिए इनको लकड़ी से होने वाले जो कलाकारी होती है उसमें इस तरीके के पेड़ का यूज किया जाता है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। शीतोष्ण पर्णपाती वन जो होते हैं, हम लोगों ने अभी देखा शीतोष्ण सदाबहार वन और शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करते हैं हम लोग, तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, मतलब कि ये हो गया अक्षांश, उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, इस तरीके से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर जो है आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको उत्तरी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, यूरोप जैसे प्रदेशों में आपको देखने को मिलती है। और इसमें जो आपको यहाँ की जो पत्तियां होती है ना, शुष्क मौसम में झड़ जाती है, इसलिए इसको पर्णपाती वन बोलते हैं। मतलब पर्ण जो इसके पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, और शुष्क मौसम में, मतलब कि गर्मी के मौसम में, जिस वक्त आर्द्रता बहुत कम होती है उस समय ये जो है अपने पत्ते को गिरा देती है, इसलिए इसको शीतोष्ण पर्णपाती वन बोला जाता है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इस पेड़ में यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है आपको बाज, एस, बीज इत्यादि पेड़, और जो जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं वो हिरन, लोमड़ी, भेड़िया इत्यादि आम जानवर होते हैं यहाँ के। और फिजेंट तथा मोनाल पक्षी यहीं पे पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन में। तो फिजेंट कुछ इस तरीके का दिखता है और मोनाल कुछ इस तरीके का दिखता है। बातें हो गई क्लियर। भूमध्य सागरीय वनस्पति की अगर हम लोग बात करेंगे तो महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन से ढके हुए होते हैं, और ये कुछ इस तरीके के आपको पेड़ दिखाई देते हैं। ये जो वन होते हैं, ये तो सबसे पहले अंगूर की खेती है आपको, और पहले ही आपको बता दिया गया हुआ है कि यह भूमध्य सागरीय वनस्पति है। तो भूमध्य सागर के पास गर्मी बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे फलों की खेती बहुत ज्यादा होगी। इसके लिए भी आप क्लियर कंफर्म रहिएगा कि जो जगह ज्यादा गर्म होती है वो फल को पकने के लिए बहुत ही बोले तो फिजिकली रूप से बहुत सही होती है। इस कारण से क्या होता है कि इसको फल उगाने के लिए इस जगह को जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। बातें हो गई यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके के जो पेड़ होते हैं ना, वनस्पतियां अमेरिका के कैलिफोर्निया में मिलती हैं, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी आपके ऑस्ट्रेलिया इत्यादि जगहों पर पाई जाती है। और यहाँ पे आपको संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू प्रजाति के जो फल होते हैं ना, नींबू उस वंश के जो फल होते हैं वो यहाँ पे पैदा किए जाते हैं। बातें हो गई क्लियर। यहाँ पे थोड़ी सी बात यहाँ डिस्कशन करनी है कि भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी छाले जो होती हैं वो मोटी होती है और पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के लिए विश्व का फलोद्यान बोला जाता है, भूमध्य सागरीय वृक्ष को। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। भूमध्य सागरीय प्रदेश को यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो निम्बुस प्रजाति के पाए जाते हैं। मतलब कि संतरा को आप देखिएगा, अंगूर को देखिएगा, ये सारे खट्टे फल होते हैं थोड़े से। जो विटामिन सी सारे में पाया जाता है वो यहाँ पे उसको पकने के लिए जो है प्रॉपर धूप की जरूरत होती है, और वो जो है यहीं पे पाए जाते हैं भूमध्य सागर के पास। शंकुधारी वन की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के पास, 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उच्च अक्षांश और 70 डिग्री के पास ये आपको शंकुधारी वन देखने को मिलेंगे। इनको टैगा भी बोला जाता है, और टैगा का जो अर्थ होता है वो शुद्ध या अनछुआ होता है।
यहाँ तक बातें क्लियर है? तो ये शंकुधारी वन जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अगर ये पृथ्वी है तो ये इसका नॉर्थ पोल है और इस वाले प्रदेश में आपको ये चीज देखने को मिलेंगी। यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो लकड़ी होती है वो बहुत नरम होती है, इसलिए इनका उपयोग जो होता है वो कागज बनाने में, लुगदी बनाने में कागज के, और माचिस और उसके पैकिंग के लिए जो बक्से बनाए जाते हैं। जैसे आप फल, अगर सेव आप ले रहे होते हैं तो सेव एक डब्बा में आता है, ठीक है, उस डब्बा को बनाने के लिए जिस लकड़ी का यूज किया जाता है वो शंकुधारी वन ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत मुलायम होते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ मिलता है आपको चीर और देवदार इत्यादि के मिल जाते हैं। अगर यहाँ के जंतुओं के बारे में बात करें, जीवों के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम लोग घास स्थल की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए आप इसको कवर करते हुए चलिएगा। घास में जब हम लोग किसी एक पार्टिकुलर बुक को जब कवर करना स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो वहां से जो घास के प्रकार होती है उसको तो देखेंगे ही, साथ में जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है पहले उसको देखेंगे हम लोग। लेकिन ये बेसिक बातें हैं जो आपको एटलीस्ट जानने चाहिए, उसको पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो घास होते हैं ये भूमध्य रेखा के पास, अब उष्णकटिबंध जो होगा ये भूमध्य रेखा के पास होता है, गर्मी यहाँ बहुत ज्यादा होती है इसलिए उसको हम लोग उष्णकटिबंध बोलते हैं। तो ये जो घास स्थल होगा ये उष्ण भूमध्य रेखा के तरफ जाने के बाद आपको मिलेगा, जो ऊपर की तरफ भूमध्य रेखा के और नीचे की तरफ, दोनों तरफ आपको देखने को मिल जाएंगी। बातें यहाँ तक हो गई क्लियर। और ये जो घास होती है बहुत ऊंची ऊंची होती है, जो 3 से 4 मीटर तक की ऊंचाई की होती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप इतने लंबे हैं तो आपके यहाँ तक ये घासें आती है। और ये जो है यहाँ पे अगर देखिएगा तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। ये घास स्थल होते हैं। तो अब जो हमारे इम्पोर्टेंट घास जो प्रकार होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल पहले हम लोग शीतोष्ण घास स्थल के बारे में देखते हैं। तो शीतोष्ण घास स्थल जो है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, मतलब कि इस वाले पोर्शन में तो आपको जो है वो भूमध्य सागरीय घास स्थल मिलते हैं, लेकिन इस वाले क्षेत्र में आपको जो मिलेंगे वो शीतोष्ण घास स्थल मिलेंगे। और यहाँ पे जो है ना आमतौर पर छोटी और पौष्टिक घासें आपको देखने को मिलेंगी। मतलब वहां जो आपको 3 से लेकर के 4 फीट लंबे जो आपको घास दिखाई दे रहे थे ये छोटी छोटी होगी लेकिन बहुत पौष्टिक होगी। और इस कारण से क्या होता है कि शीतोष्ण प्रदेशों में जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप इत्यादि जो जानवर होते हैं ये पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियों की अगर बात करें हम लोग तो ये रेगिस्तान प्रदेश नहीं पाए जाएंगे, जहाँ पे उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो प्रदेश होगा उसके पश्चिमी किनारों पर ये चीज पाए जाते हैं। और तीव्र गर्मी, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसलिए ये झाड़ियां बन जाती है, झाड़ियां ही उगती हैं यहाँ पर, क्योंकि पोषक तत्वों की यहाँ पे कमी होती है। और प्रॉपर तरीके से आपके भू प्रॉपर्टी का जो कंडीशन होता है ये बालुओं से ढका हुआ होता है, इस कारण से यहाँ पे केवल झाड़ियां ही उगती है, कैक्टस उगती है वगैरह वगैरह जो बात है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो आप अगर ध्रुवीय प्रदेशों में जाएंगे तो वहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर केवल काई और लाइकेन जैसी झाड़ियां ही आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि जो आप ध्रुव की ओर जब जा रहे हैं तो या तो वो पूरी तरीके से बर्फ से ढका होगा, और कभी कभी एक्चुअली में होता ऐसा है कि ध्रुव के पास भी बालू वाली जमीन होती है और वो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती, ये नेचुरल फेनोमिना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि केवल झाड़ियां ही उगेगी, आपको उगने को उगी हुई दिखेगी आपको, और बाकी ऋतु के दौरान ये अलग अलग तरीके से बहुत कम विकसित होती है। और इस प्रदेश को हम लोग टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी बोलते हैं, जो ध्रुवीय वनस्पति होती है उसको। बात हो गई क्लियर। और जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मिलते हैं आपको, जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं, वो कुछ इस तरीके के है कि ये घास जो है वो किस जगह पे देखने को मिलेंगे। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना मिलता है, ब्राजील में कंपोस मिलता है, वेनेजुएला में लानोस मिलता है, ठीक है, अर्जेंटीना में पैम्पास मिलता है। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग देखें तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। ये मध्य एशिया वाला जो है ये वीवीआई है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि स्टेपी घास का मैदान कहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। तो ये था अपना घास का मैदान, ये सारी चीजें जिसको हम लोगों ने कवर किया है।
और अगर हम लोग टुंड्रा प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपको जो जलवायु, यहाँ पे जो आपको जंतु मिलेंगे, उसके जो जीव मिलेंगे, उसकी खाल बहुत मोटी होती है। तो खाल जब इसकी बहुत मोटी होती है तो उस तरीके के जानवर को आप ऐसे एनालाइज कीजिए कि उसमें सील होता है जिसकी खाल बहुत मोटी होती है। कुछ इस तरीके के सील दिखाई देंगे आपको, है ना, यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो है वो वालरस भी मिलेगा, कस्तूरी बैल भी मिलेगी, ध्रुवीय उल्लू मिलेंगे, ध्रुवीय भालू और बर्फीले लोमड़ी, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ध्रुवीय प्रदेशों की बात हो जाती है यहाँ पे। ये था चैप्टर नंबर 6 अपना, जिसको हम लोगों ने कवर किया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। यहाँ से जो घास के मैदानों के बारे में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसी को आज हम लोगों ने कवर किया। ये अपना चैप्टर नंबर 6 था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 7 को कवर करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये था आज के क्लास के लिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।